Hello students, this is your lecture number 1 for Vandaroga student, those who are preparing for Vandaroga. For them, this is your theme 1, that is food, and under it unit number 2, nature and behavior of matter. How matter behaves, what is the nature of matter, all these things we are going to study in this video. So let's start with matter. What is actually matter? Matter होता क्या है, पहले हमें ये जानना है. So matter is something which ऑक्यूपाइज स्पेस. ये आप पढ़ रहे हो छोटी क्लासेस से, यही डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो. मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास, जिसका अपना कोई मास हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस. तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है जो आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से. मैटर होता क्या है? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस. इस तरीके से हम मैटर को डिफाइन करते हैं. ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ मैटर. ओके, मैटर की डेफिनेशन क्या है? आप इसका क्लियर आंसर है, मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस. जिसको भी आप अपने सेंस से परसीव कर सकते हो, जैसे टच से कर सकते हो, स्मेल करके कर सकते हो. ये सारी आपकी सेंसेस जो चीज़ों को पकड़ सकती है वो आपकी किसके अंडर आ जाती है? मैटर के अंडर. Clear? So matter is something which occupies space, has mass and can be perceived by our senses. तो ये आपकी डेफिनेशन किसकी? मैटर की. अब आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक. लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले आपको जानना होगा सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंसेस क्या है, तभी तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को बता पाएंगे. व्हाट आर द डिफरेंसेस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल एक डायग्राम बनाएंगे, सिंपल डायग्राम जो आपको पूरी क्लैरिफिकेशन दे देगा सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच का पूरा क्लैरिफिकेशन. उससे आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो, सब चीज़ जो आपको जानना हो, उनके बीच का स्पेस कितना है जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं, इनके बीच में फोर्स कैसा होगा वो भी आप डायग्राम बेस पर जान सकते हो बड़ी आसानी से. तो आपको एग्जाम में करना क्या है? आपको एग्जाम में अपने दिमाग में अगर आपके पास सॉलिड का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में सॉलिड का डायग्राम बनना चाहिए. अगर वो चीज़ आपके दिमाग में बन जाती है तो फिर there is no problem. So let's start for solid. The diagram for solid is this. The atoms or the molecules of solid are compact in nature. Compact का मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, जिसको हम कहते हैं नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस among atoms of solid. एटम्स जो सॉलिड के होते हैं वहाँ पर आपके नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. फिर बात करते हैं लिक्विड की. तो लिक्विड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. अगर आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, स्पेस तो है, क्लियर, स्पेस है, और किससे ज़्यादा है आपका? सॉलिड से. मोर स्पेस देन सॉलिड. द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड. इनके बीच का जो एटम का डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आप इसकी तुलना कर रहे हो किससे? सॉलिड से. फिर बात आती है आपकी गैसेस का. तो गैसेस के एटम तो बहुत दूर होते हैं. द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज अ मैक्सिमम इन गैसेस. आपको ये ध्यान रखना है कि गैसेस में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है. अब इसके बेस पर आप सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को जज कर सकते हो. अगर आपके पास सिलेबस हो तो सिलेबस में आपके पास है, ये आपका सिलेबस है जिसमें आप देख सकते हो. तो इसके अंदर आपको दिया गया है शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी. ये तीन चीज़ें आपको इसमें पता करनी है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर. अब देखते हैं जरा शेप क्या होगा. शेप जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि बीच का स्पेस कैसा है. तो जो सॉलिड का शेप होता है वो होता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट. एटम्स कॉम्पैक्ट हैं तो दे हैव अ फिक्स्ड शेप. इनका जो शेप होगा वो एकदम फिक्स्ड होगा. दे हैव अ फिक्स्ड शेप. वाई? क्योंकि एटम बड़े कॉम्पैक्ट हैं. क्लियर? दे आर वेरी कॉम्पैक्ट इन नेचर, सो दीज एटम वोंट गो एनीवेयर. एक एटम दूसरे एटम को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फिक्स्ड शेप का. जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स शेप का होगा. लेकिन बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड वही शेप ले लेता है जिस शेप में जिस कंटेनर में आप उसको रखते हैं. लिक्विड टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. मतलब अगर आप इस लिक्विड को सिलेंड्रिकल वेसल में रख देते हो तो लिक्विड का शेप क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल. अगर आप इसको किसी रेक्टेंगल फॉर्म में रख देते हो, जैसा आपका एक्वेरियम वगैरह है, तो रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा. अगर आपने एक्वेरियम टाइप का कोई बॉडी ली है जिस पर आप लिक्विड को भर रहे हो, तो लिक्विड का शेप कैसा है? फिक्स नहीं है. द शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड. व्हाई? बिकॉज लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जहां आप उसे रखोगे वैसा ही उसका शेप हो जाना है. तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं. ध्यान रखिए, केवल सॉलिड का शेप
फिक्स है। फिर बात करते हैं गैसेस का, तो गैसेस का शेप भी फिक्स नहीं होता है। जिस भी वेसल में आप उसे रखोगे वो पूरे एरिया को घेर लेता है। अगर आप गैसेस को इतने से बॉक्स में रखोगे वो इसको भी घेर लेगा। अगर आप इसको थोड़ा बड़े कंटेनर में रखोगे तो बड़ा कंटेनर में भी क्या करेगा, वो पूरा का पूरे स्पेस को घेर लेता है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो आपका शेप है नॉट फिक्स्ड। तो अगर आप बात करते हो लिक्विड की एज वेल एज गैसेस की, दोनों का शेप फिक्स नहीं है। तो शेप के मामले में फिक्स शेप किसका आएगा, केवल आपके सॉलिड्स का। कोई रीजन क्वेश्चन में आता है तो रीजन क्या है, बिकॉज एटम्स आर कॉम्पैक्ट और दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इस एटम का इस एटम पर जो फोर्स लगने वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड का फोर्स स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू गैसेस। सिंपली हम कह सकते हैं द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड्स एंड इज ग्रेटर इन लिक्विड्स देन गैसेस। इस तरीके से आप इसके बीच के शेप को बता सकते हो। क्लियर। तो शेप किसका होगा फिक्स, केवल सॉलिड का। लिक्विड और गैसेस वही शेप ले लेते हैं जैसा उनको कंटेनर दिया जाता है, जिस कंटेनर में वो रखे जाते हैं। क्लियर। दूसरी बात जो आपसे पूछी गई है शेप के बाद, वो पूछी गई है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम अगर आप फिजिक्स में जाते हो तो वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम अगर आप देखो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, m अपॉन डी। इसका मतलब वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मास। लेकिन क्योंकि हमने डेंसिटी और मास को अभी पढ़ा नहीं है, डेंसिटी इसके बाद है, तो यहाँ पर से देखते हैं आपका वॉल्यूम होगा क्या। तो अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सॉलिड वो बहुत कम करेगा, लिक्विड थोड़ा ज़्यादा करेगा, और गैस सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। क्लियर। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, फॉर्मूला बीच पे ना जाए क्योंकि डेंसिटी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप बात करोगे सॉलिड की, तो सॉलिड का वॉल्यूम होता है काफ़ी कम अगर आप उसका कंपैरिजन करते हो लिक्विड के साथ, और अगर उस लिक्विड का कंपैरिजन करते हो आप गैस के साथ, तो गैसेस का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूँ, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती है गैसेस में। अब क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं तो एटम्स पास नहीं होते, पास नहीं तो क्या करेंगे, फैल जाएंगे। फैल जाने के कारण आपका क्या होता है, सीधे वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप वॉल्यूम को अरेंज करिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ध्यान रखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबसे कम होता है, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा होता है लिक्विड का, और सबसे ज़्यादा होता है आपका गैसेस का। रीज़न इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, एटम के बीच में लगने वाला फोर्स ही इसका कारण है। यहाँ पर एटम के बीच लगने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारे एटम पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो वॉल्यूम कम ही आना है। फिर यहाँ थोड़ा बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए लिक्विड का थोड़ा जो वॉल्यूम आने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। फिर बात करते हैं गैसेस का, तो गैसेस के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काफ़ी कम होता है, हम नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, काफ़ी कम होता है, तो इस कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम का ऑर्डर आपका क्या है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम निकलेगा गैस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। सो गैसेज हैव मैक्सिमम वॉल्यूम एंड योर सॉलिड्स हैव लीस्ट वॉल्यूम। अब निकालते हैं डेंसिटी बहुत ईजी तरीके से। अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हो तो आप ये समझ पाओगे कि सारे आंसर आपके इस डायग्राम को दिमाग में रखने से ही निकल रहे हैं। अब डेंसिटी भी इजी निकलेगी। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि आपने वॉल्यूम लिया है सेम, ये सारे वॉल्यूम आपके सेम है, मान लीजिए कि ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, इसका मतलब वॉल्यूम तो हमने ले लिया सेम, तो वॉल्यूम हो गया आपका कांस्टेंट। और जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाती है तो उसको लेना ना लेना बराबर होता है, क्योंकि इसके लिए भी वही भी होगा, इसके लिए वही भी होगा, और इसके लिए भी फॉर्मूले में वही भी आने वाला है। इसका मतलब डेंसिटी सीधे सीधे डिपेंड कर रही है आपकी मास पर, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों हुआ, 2 इंटू 2 इस सॉलिड के लिए, 2 इंटू 2 इस लिक्विड के लिए, 2 इंटू 2 इस गैस के लिए। क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो हमने वॉल्यूम को क्या कर लिया, नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो डेंसिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और मास डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स पे, बस यहीं पर आपका आंसर निकल गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाउ, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को चेक करिए कहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है सॉलिड में, फिर थोड़ा कम है लिक्विड में, और सबसे कम है आपके गैसेस में। आप देख पा रहे हो डायग्राम में कि गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है, एटम्स की जो संख्या है वो सबसे कम कहाँ मिलने वाली है, गैसेस में। फिर थोड़ा ज़्यादा मिलने वाली है आपको लिक्विड्स में, और बहुत ज़्यादा मिलने वाली है आपको
सॉलिड्स में। तो क्लियर हो रहा है कि डेंसिटी ज़्यादा कहाँ निकलनी है, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड कर रही है मास पर। कीपिंग अ वॉल्यूम कांस्टेंट, व्हेन वी कीप अ वॉल्यूम कांस्टेंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास, सो आंसर विल बी, द ऑर्डर विल बी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। ध्यान रखिए, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर है किसका, वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ज़्यादा गैस, क्योंकि एटम्स बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर उतने फ्री नहीं हैं जितने आपके गैसेस में, और सॉलिड में तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। सो आई होप this thing will be clear to you. I hope these things are clear to you regarding density, volume and shape. Shape of solid is fixed. फिर हमने इसके बाद जाना कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा निकलने वाला है, गैसेस का, सबसे कम सॉलिड का। लेकिन बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा निकलने वाली है सॉलिड की, और सबसे कम निकलने वाली है गैसेस की। सिंपल रीज़न, नंबर ऑफ एटम्स सॉलिड में ज़्यादा मिलने वाले हैं उसी वॉल्यूम में, जिस वॉल्यूम में अगर हम गैस को कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको एटम्स की संख्या बहुत कम मिलती है, और मास डिपेंड करता है सीधे नंबर ऑफ एटम्स पे, इसलिए डेंसिटी सबसे ज़्यादा निकलने वाली है आपकी सॉलिड्स की। ओके, अब बात करते हैं अनदर पॉइंट दैट इज गिवन इन योर सिलेबस। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपका सिलेबस देखिए, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। अब मेल्टिंग होता क्या है, देखिए, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कह देते हैं, फ्यूजन प्रोसेस मेल्टिंग को ही कह देते हैं। अब मेल्टिंग होती क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट डू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, और व्हाट डू मीन बाय फ्यूजन। इसके लिए आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा एक बर्फ का डायग्राम। तो अगर आप आइस को देखिए, हम कहते हैं आइस मेल्ट होगी, जैसे आइसक्रीम मेल्ट होती है, तो आइसक्रीम किस फॉर्म में है, आइसक्रीम इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। क्लियर। तो मेल्टिंग आपकी प्रोसेस कौन सी है, व्हेन देयर इज अ चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना ही आपका मेल्टिंग की प्रोसेस कहलाता है, या फ्यूजन की प्रोसेस कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट डू मीन बाय मेल्टिंग और व्हाट डू मीन बाय फ्यूजन, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। एग्जांपल योर आइस, इसको कह देते हैं मेल्टिंग। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन होता क्या है, अक्सर हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दो टर्म्स है जो हमको कंफ्यूज कर देते हैं, दोनों में प्रोसेस सेम है। देखिए, इवेपोरेशन में भी आप क्या करते हो, लिक्विड से जाते हो गैसेस स्टेट में, बॉइलिंग में भी आप लिक्विड से गैसेस स्टेट में ही जाते हो, लेकिन ये दोनों सिनोनिम्स नहीं हैं, एक समान नहीं है। क्यों, यहाँ पर लिक्विड टू गैस आप जाते हो एक ऐसे टेम्परेचर से नीचे जहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस विच कंटिन्यूज बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी है, तो अगर आप पानी को 0 से गर्म करना शुरू कर रहे हो 99 डिग्री सेल्सियस तक, तो आप बात कर रहे हो इवेपोरेशन की। यहाँ पर भी लिक्विड टू गैस ही कन्वर्ट होगा, द कन्वर्जन इज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। लेकिन बात करते हैं अगर हम बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग की टेम्परेचर है सीधे 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ लिक्विड टू गैस जा रही है, तब वह इवेपोरेशन ना होकर क्या हो जाएगी, बॉइलिंग प्रोसेस। तो इवेपोरेशन बॉइलिंग की प्रोसेस, कन्वर्जन तो सेम है, कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है। इवेपोरेशन एक लंबा प्रोसेस है, चलता रहता है टू 99 फॉर वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, क्योंकि हमने एग्जांपल वाटर का लिया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और प्रोसेस वही है, लिक्विड टू गैस। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। सो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन समथिंग चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू योर गैसियस स्टेट, इसको हम कह देते हैं इवेपोरेशन। लेकिन बात करें बॉइलिंग की, सेम आंसर वही है, लेकिन आपको क्या जोड़ना है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, व्हेन समथिंग गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। तो ये आपकी थी इवेपोरेशन वाली प्रोसेस। पहले हमने पढ़ा मेल्टिंग, फिर इवेपोरेशन, और इसमें हमने बॉइलिंग को भी पढ़ लिया। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन का बेस्ट एग्जांपल है आपके पास क्लाउड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या करते हैं, गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं आपके लिक्विड स्टेट में, जिसको हम कहते हैं बारिश। रेन इज अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। कोई चीज़ गैसियस स्टेट में थी और किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में। बहुत ही ईजी थिंग है। When something changes from gaseous state to liquid state, that a process is termed as
कंडेंसेशन। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिए क्लाउड्स इस प्रोसेस के क्यों अंडरगो करते हैं। क्लाउड्स दे ऑलवेज चेंज फ्रॉम गैसेस स्टेट टू योर लिक्विड स्टेट। और यू कैन सिंपली रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ रेन एक एग्जाम्पल है किसका, आपका कंडेंसेशन का। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज गिवन इन योर बुक, इन योर सिलेबस इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आपका ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करती। जैसा आप देख रहे होंगे सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, तो लिक्विड टू गैस जा रहा है, कोई गैस टू लिक्विड जा रहा है, फिर लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट जाता है आपका सॉलिड से गैसियस स्टेट में। अगर ऐसी कोई प्रोसेस आपको मिल जाए, किसी सब्सटेंस के अंदर ये प्रोसेस दिख रही है, तो हम कह देते हैं उसे सब्लाइम मटीरियल। सब्लाइम मटीरियल उसको कह देते हैं सब्लाइम मटीरियल। जैसे आपके पास एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, आपके पास एग्जांपल है आयोडीन का, आपके पास एग्जांपल है कैम्फर का, फिर नैप्थलीन बॉल्स, ये सारे एग्जांपल आपके पास क्या है? एग्जांपल है आपके सब्लाइम मटेरियल की। बेंजोइक एसिड आल्सो कम्स अंडर सब्लाइम मटेरियल। तो सब्लाइम मटेरियल का मतलब या सब्लिमेशन का मतलब क्या है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट फ्रॉम सॉलिड। गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट। जैसा आप देखते होंगे आरती के समय आप जब कपूर को जलाते हैं, कैम्फर, उसको हम कैम्फर कहते हैं, तो कैम्फर को जलाते ही वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, जलाते ही सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है आपका गैसियस स्टेट में। तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एंड द मटीरियल और द सब्सटेंस विच शो दैट प्रॉपर्टी दे आर कॉल्ड एज सब्लाइम मटीरियल। और इतने एग्जाम्पल आपके पास हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए दैट कैम्फर विल अंडरगो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, तो आपको टिक मारना है सब्लिमेशन पे। तो इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। तो ये थी आपकी प्रोसेसेस जो आपको सिलेबस में दी गई है। फ्रीजिंग का मतलब वही है, अच्छा फ्रीजिंग नहीं पढ़ा, फ्रीजिंग को भी देख लीजिए। फ्रीजिंग होता क्या है? फ्रीजिंग सबसे ईजी प्रोसेस है जो आप प्रैक्टिकली घर में रोज करते रहते हो। बर्फ़ को जमाना, जब आप किसी बर्तन या किसी ट्रे में पानी को रखते हो और फिर उस पानी से पानी को कन्वर्ट कर लेते हो आइस फॉर्म में, उसी को कह देते हो आप फ्रीजिंग। नाम से पता चल रहा है, फ्रीज कर देना, फ्रीजिंग। सो वेरी सिंपल प्रोसेस, अ प्रोसेस वेयर समथिंग चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, लिक्विड टू गैसियस स्टेट, उसको हम कह देते हैं फ्रीजिंग। सॉरी, नॉट गैसियस स्टेट, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जब आप बर्फ़ को जमाते हो तो बर्फ़ जमाने का तरीका क्या है? आप ट्रे में लेते हो वाटर को, फिर उसको फ्रीज़र में डाल देते हो। फ्रीज़र में रखने के बाद कुछ समय बाद आपको क्या मिलती है? आइस। तो वाटर है आपका लिक्विड स्टेट में, आइस है आपका सॉलिड स्टेट में। अगर आपको एग्जांपल भी याद हो जाए किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के, तो आप आराम से बता सकते हो कि कन्वर्जन कहाँ हो रहा है। सपोज मुझे नहीं पता कि ये लिक्विड है या गैस सॉलिड है, तो मैं सिर्फ क्या देखूंगा? प्रोसेस को देखूंगा। वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, आइस सॉलिड स्टेट में। तो मैं क्या दूंगा? अ प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। तो यहाँ पर केवल जो आपका थोड़ा सा हटकर है वो है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आपको फिर से याद रखना है, सब्लिमेशन में आपका डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड टू गैसियस स्टेट। और इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी है जिसको हम कहते हैं डिपोजिशन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिपोजिशन, तो डिपोजिशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पर डायरेक्टली गैसियस स्टेट से आपको क्या मिल जाए? सॉलिड स्टेट, उसको डिपोजिशन भी कहते हैं। भले वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, जस्ट फॉर इनहेंसिंग योर नॉलेज रिमेंबर दैट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज डिपोजिशन। डिपोजिशन उसकी रिवर्स प्रोसेस, मतलब डायरेक्टली गैस से कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, और अगर डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए गैस स्टेट में, उसको कहते हैं तो आप सब्लिमेशन। सो इस वीडियो में हम यहीं पर चीज़ को स्टॉप कर लेते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर हम वीडियो को रोक देते हैं। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। एंड जस्ट अ सजेशन फॉर यू, आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिना अपने सिलेबस के प्रिंट आउट के बिना आप तैयारी ना करें। आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे कि आपने ये पढ़ लिया, अब इसके बाद आप ये पढ़ोगे, इसके बाद ये पढ़ोगे, इसके बाद ये पढ़ोगे। इससे क्या होता है? आपका अंदर से आपको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा पढ़ने। अगर आप रैंडमली पढ़ रहे हो, कभी आप यूनिट 1 में चले गए, कभी यूनिट 3 में चले गए, यूनिट 5 में चले गए, फिर आपको दिक्कत होने वाली। सबसे पहला स्टेप, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चले
कि मैंने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए और कितने टॉपिक मुझे कवर करने हैं। तो हमने इसमें थीम फूड के अंडर यूनिट 2 में पहला पार्ट कवर किया, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, नेचर ऑफ मैटर। अंडर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनियस एंड होमोजेनियस मिक्सचर, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। तो बहुत जल्द इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।